आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट फर्स्ट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उनके प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक हमारा है वो है टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी जो शिक्षण कराया जाता है उसकी विशेषता क्या है और उसकी मूल अपेक्षाएँ क्या है। Which region of brain is involved in our ability to learn new information, particularly if it is a verbal? हमारे मस्तिष्क का वो कौन सा क्षेत्र है जो नई सूचना, अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दिया जाए, विशेषकर यदि वो शाब्दिक है, तो वो हमारे लर्निंग की योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है। तो कौन सा पार्ट है माइंड का? देखिए 2021 में एक क्वेश्चन आया और ये साइंस में हम पढ़ते हैं कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें आपको देखिए प्रामस्तिष्क, हिप्पोकैम्पस यानी सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस, पोन्स, थैलेमस। तो थैलेमस तीनों क्षेत्र, जो थैलेमस होता है, ये तीनों क्षेत्र नई सूचना, विशेषकर यदि वह शाब्दिक है कि अधिगम की हमारी योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है। थैलेमस मस्तिष्क की सूचनाओं को एकत्रित करने, ग्रहण करने और अंडरस्टैंडिंग के लेवल को प्रस्तुत करने में हेल्प करता है। कौन सी ग्रंथि? थैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि कार्यशील स्मृति का विकासात्मक पथ होता है। वर्किंग मेमोरी हैज ए डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी। इसमें बाल्यकाल में वृद्धि होती है और आयु बढ़ने के साथ ये घटता चला जाता है। तो जो हमारा वर्किंग मेमोरी है, काम करने वाला जो हमारा दिमाग का पार्ट है, वो विकासात्मक पथ होता है। इसमें जैसे बाल्यकाल में कह रहा है कि वृद्धि होती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो साथ में घटता जाता है। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है कि कार्यशील मेमोरी पर सतत दबाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कंटिन्यूअस आपकी जो मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, उस पर खूब ज़्यादा वर्कलोड दिया जाए तो क्या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ये आपको सोचने वाली बात है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ये आप रियलाइज करते हो कि अभी नेट का पेपर जब एकदम पास में आ जाए और खूब ही ज़्यादा आपके दिमाग पे, तो आपका सर जो है घूमने लगता है। तो जो हमारी वर्किंग मेमोरी है वो संज्ञानात्मक प्रणाली का, कॉग्निटिव जो सिस्टम उसका हिस्सा है, जिसकी क्षमता सीमित है। ये नहीं कि कुछ भी आप भर सकते हैं, और अस्थायी रूप से कुछ सूचनाओं को ये कलेक्ट भी कर लेती है। तो कार्यशील स्मृति का विकासात्मक पथ होता है। इसमें जैसे बाल्यकाल में वृद्धि होती है और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वो घट जाता है। जैसे एज बढ़ता है भूलने लगते हैं। इस पर जो है अगर ऑन गोइंग स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसका प्रतिकूल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज designated as a key behavior of effectiveness or teaching as a evident from researchers? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, स्ट्रक्चरिंग यानी संरचनाकरण, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण, या टीचर अफेक्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना गया है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन को माना गया है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण हेतु मुख्य व्यवहारों का योगदान देखें तो लेसन क्लियरिटी यानी पाठ की स्पष्टता, इंस्ट्रक्शनल इन लर्निंग, अनुदेश वैविध्य, इंगेजमेंट लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति, स्टूडेंट सक्सेस रेट, छात्र सफलता का स्तर। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रमशः प्रभावी शिक्षण हेतु मुख्य व्यवहारों का योगदान क्या है? पाठ स्पष्टता, ये सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय या मौखिक वाक्य प्रस्तुति, अनुदेश वैविध्य जो है ये पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक की वाक्य प्रस्तुति की नम्यता है, शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्तता, ये कक्षा में छात्रों द्वारा लर्निंग हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा, छात्र सफलता स्तर, ये छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के तहत आती हैं? एक तो सेल्फ एफिशिएंसी आत्म क्षमता, प्लानिंग, लोकस ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की संस्कृति, कम्युनिकेटिंग फ्लैक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें क्रमशः ये चीज़ देखना है कि व्यवहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार
विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल सेट जो ये निर्धारित करने में हेल्प करता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन करा उसमें कितना सफल होगा। उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। नियोजन एवं संप्रेषण व्यवहारिक योग्यता डोमेन के ही पार्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर? इनमें से कौन सा एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की ठोस जानकारी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थी की सहायता या विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में हेल्प करना। तो यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी को कक्षा नोट्स बनवाया जाए, बनाने में हेल्प करना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं हैं विषय वस्तु की ठोस जानकारी, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने में विद्यार्थी की हेल्प करना, प्रभावशाली वक्ता, प्रेरित करने की क्षमता और आत्मविश्वासी होना। द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक एज, जेंडर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। तो ये है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, व्यावसायिक दक्षता। देखिए, व्यावसायिक जो दक्षता है वो आधुनिक युग की डिमांड है। यह दक्षता या शिक्षण छात्रों को जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग 1964 ने किया। इस प्रकार यह दक्षता छात्रों को व्यवसाय चुनने और व्यवसाय से संबंधित योग्यता प्राप्त करने का अवसर देती है। द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ ग्रुप इज नोन एज। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं? तो ये सोशियोमेट्री, समाज मिति कहलाता है। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की टेक्निक समाज मिति या सोशियोमेट्री कहलाती है। इसके माध्यम से एकाकी, उपेक्षितों तथा अस्वीकृत व्यक्तियों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये तकनीकी सूचना प्राप्त करने का एक उपयोगी माध्यम है। नीचे दो सेट दिए गए हैं। पहला है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, अधिगमकर्ता की विशेषता का प्रकार। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में सोशियो कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए जो अकादमिक विशेषताएं हैं, अकादमिक में है अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। सामाजिक विशेषताओं में अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक विशेषताओं में अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद दृष्टि व्यक्तिगत मतभेद को सम्मान देता है। संज्ञानात्मक विशेषता में अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। What are the basic requirement for organizing teaching at अंडरस्टैंडिंग लेवल? अवबोध का जो स्तर है उस पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या है? प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक एग्जाम्पल देना, तथ्यों को रेखांकित करने वाली मुख्य विशेषताओं को याद करने पर बल देना, अपेक्षित सूचना को तुरंत उपलब्ध करने का अवसर देना, किसी मुद्दे के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू की जांच हेतु परिचर्चा करना, ये विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर देना। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है टीचिंग का, प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों एवं अवधारणाओं से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक एग्जाम्पल बड़ी संख्या में देना, किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना, विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर देना, तथ्यों को स्मरण करने के साथ साथ उन्हें समझना, प्रस्तुत विषय में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेबल टीचिंग? प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट एंड आइडियाज, encouraging recall and recognition of fact and information, raising a problem and finding out solution, या developing a source of happiness and a sense। तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में महत्वपूर्ण है। शिक्षण के इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक थे मॉरिसन। शिक्षण के इस स्तर में लर्नर ने सिर्फ तथ्यों को स्मरण करता अपितु संबंधित विषय में अंतर्दृष्टि भी विकसित करता है। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के तहत आता है। स्ट्रक्चरिंग यानी संरचना बनाना, स्टूडेंट सक्सेस रेट, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, प्रोबिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। तो बोरिश के अनुसार
बोरिश के अनुसार बेहतर शिक्षक के लिए 5 मुख्य व्यवहार है जो पाठ्यक्रम स्पष्टता, अनुदेशात्मक विविधता, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता और विद्यार्थी सफलता दर है। इन मुख्य व्यवहार से संबंधित 5 सहायक व्यवहार है: विद्यार्थी मत का प्रयोग, संरचना बनाना, प्रश्न पूछना, परीक्षण करना और शिक्षक का प्रभाव। शिक्षण की निम्नलिखित 7 क्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान करनी है जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से जुड़ी है। मैनेजिंग प्रबंधन करना, मॉनिटरिंग अनुश्रवण करना, लोकस ऑफ कंट्रोल प्लानिंग और सेल्फ एफिकेसी। तो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से जुड़ी शिक्षण क्षमताएं निम्नवत हैं: नियंत्रण की संस्कृति, आत्म प्रभाव, उत्पादकता। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रमोट्स। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? तो यह क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन से। आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्रायः प्रशिक्षण एवं अनुबंधन से भिन्न होते हैं। शिक्षण कार्य किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है एवं प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को संरक्षित संगठित करने का कार्य भी करते हैं जिससे एक ही संप्रत्यय से विभिन्न कौशलों का निर्माण होता है। नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया जाता है? तो ये इसमें होगा सी ऑप्शन इज द राइट, बी, सी और ई। विजातीय शोध, क्रियात्मक शोध और दृश्य घटना शोध। शोध के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम के तहत दृश्य घटना शोध, विजातीय शोध एवं क्रियात्मक शोध पर बल दिया जाता है। पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि ये तय किया जा सके कि घटना के पीछे का रियल में कारण क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है। शिक्षक में विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। तो देखिए, शिक्षण पद्धति की ऐसी अवधारणा जब शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाता व सिखाता है तो उसे समावेशी शिक्षण की अवधारणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार के बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करने के साथ साथ पूर्ण भागीदारी व समान शिक्षा की प्राप्ति का माहौल देना। समावेशी शिक्षण के तहत शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालक, अभिगमन अशक्त बालक और अनुसूचित जाति जनजाति निर्धन पिछड़े वर्ग के बालकों का समावेश भी होता है। निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, कक्षा में अनेक सहायक सामग्री के माध्यम से, कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से या कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो देखिए, कक्षागत शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना, उनके सीखने की उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित करना। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं। कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। कैसे? अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण को लेकर, यानी छात्र की शैक्षिक जो निष्पत्ति है उनमें सुधार ला सकते हैं उसके परिणाम में आप यदि उनके माँ बाप को अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए प्रेरित किया जाए, वो खुद जो है एग्जामिन करे अपने बच्चों को। यदि शिक्षक कक्षा में कितना भी पढ़ाए, यदि घर में माता पिता अपने बालकों का एग्जामिन नहीं करते हैं तो लर्निंग में वो आउटपुट नहीं आएगा जो रियल में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? सिर्फ जानकारी देना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कह देना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना या चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें पार्टिसिपेट करना। तो सबसे बढ़िया यही है कि आपको कोई भी विद्यार्थी को सर्वोत्तम प्रणाली यही कि आपको कुछ भी सिखाना है तो उसको विधि शिक्षण की एक उपयोगी विधि है कि उसको खुद बोलो कि पार्टिसिपेट करो। शिक्षक छात्रों के सहयोग से किसी जटिल समस्या के समाधान तक पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता, तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय, अवधि, कालांश सब दे देता है और वो बच्चा पहले से ही पढ़कर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो भी अदर यूनिट लगे हैं उनको चैनल पर कराए गए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।